टॉपिक है वो है गुणनखंड यानी फैक्टर्स। फैक्टर्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा हैं उनमें भी इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे रीट है, चाहे व्याख्याता परीक्षा है या पटवारी परीक्षा है, विभिन्न परीक्षाओं में जो गणित के जो चैप्टर आते हैं उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और फैक्टर्स अगर हम सीख लेते हैं तो इसकी ज़रूरत किसी भी गणित की कोई भी शाखा, चाहे त्रिकोणमिति है या हम चाहे मेंसुरेशन कर रहे हैं, कहीं पर भी बीच में अनेकों बार गुणनखंड की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें इनके जो फॉर्मूला हैं, इनके जो तरीके हैं, उन्हें हमें बड़े बारीकी से इनको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। साथ साथ में जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी बीच बीच हम वीडियो में बताते रहेंगे, तो उन पे भी आपको बड़ा फोकस करना है। इससे क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम कम समय में इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड की जो परीक्षा है उनमें हमें सॉल्यूशन के लिए इनको हमें विस्तार से समझना होगा, एक एक चीज़ को समझना होगा। किन किन नियमों पर गुणनखंड किए जा सकते हैं उनके बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, फिर भी संक्षेप में एक बार बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो है ना सार पर बेस्ड क्वेश्चन किए जाएंगे कि कॉमन छांट कर हम सवालों को करते हैं। दूसरा जो आता है वो फर्स्ट फॉर्मूला आता है यानी a+b² ये गुणनखंड का पहला सूत्र के नाम से आपसे याद रख सकते हैं। दूसरा सूत्र बिल्कुल a-b² ये सेकंड फॉर्मूला के नाम से आपसे याद रखेंगे। तीसरा जो फॉर्मूला आता है वो a+b ये वाला जो फॉर्मूला है ये तीसरा फॉर्मूला के नाम से आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो होते हैं वो त्रिपद पर आधारित, त्रिपद का मतलब आप यूँ कह सकते हैं स्प्लिट मेथड, यानी कि इसमें बीच वाले पद को हम दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, उस पर आधारित कुछ सवाल होंगे। और अंतिम जो हमारा बिंदु रहेगा वो शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे फैक्टर्स के, उन पर आपको फोकस करना है, समझना है। तो हम बारी बारी से इन सवालों को करेंगे। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो सार पर आधारित कुछ सवालों को देखेंगे, किस तरह हम सार पर आधारित इन सवालों को कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये पहला सवाल आप देख रहे हैं, ये है px + py। इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पर दो पद हैं यानी 2 टर्म्स दी गई हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये व्यंजक है, इस व्यंजक में दो पद हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, किसी भी व्यंजक के अंदर पदों को जो हम गिनते हैं तो हम देखते हैं पद जो है या तो माइनस या प्लस के चिन्ह से ही अलग अलग होते हैं। अगर बीच में कहीं गुणा या भाग का, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन का जो अगर निशान है तो उससे हम उसको अलग काउंट नहीं करेंगे। देखेंगे जैसे अब यहाँ प्लस से ये दो पद अलग होते हैं, इस सवाल में देखेंगे ये प्लस बीच में आने से एक पद ये हो गया, दूसरा पद हुआ, और प्लस आने से तीसरा पद ये हुआ। ठीक है ऐसे ही यहाँ हम देखते हैं कि इसको हम एक पद और ये दूसरा पद न कहकर इसे एक ही पद कहेंगे, क्योंकि ये गुणित संबंध से जुड़ा हुआ है। तो गुणा या भाग से हम पदों को अलग नहीं करेंगे, प्लस या माइनस के चिन्हों से पदों को हम अलग अलग करते हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो पद हैं। अब हमें सार्व लेने पर यानी कॉमन इसमें ढूंढेंगे, तो सार्व लेने पर या सार्व लेंगे तो ऐसा बीज या ऐसी संख्या जो दोनों पदों में मौजूद हो या दोनों पदों को वो डिवाइड कर सकती हो, विभाजित कर सकती हो, वो हमें देखना है। तो यहाँ कोई डिजिट तो है नहीं, गणितीय अंक तो है नहीं, तो हमें इन बीज अक्षरों से ही हमें जो बीज अंक हैं उनसे देखना पड़ेगा कि कौन सा अंक है जो दोनों तरफ मौजूद है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर p इसमें भी है और p इसमें भी है, तो वही हमारा कॉमन हो जाएगा। तो p को हम बाहर ले लेंगे और इंटू शुरू कर देंगे। अब p से p को काटेंगे तो बाकी बचेगा x, ये निशान सेम आ जाएगा। अब इस p से इस p को काटेंगे, इसमें बचेगा y। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा p × x + y। जस्ट लाइक अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिजिट्स भी नज़र आ रहे हैं और बीज अंक भी नज़र आ रहा है। तो ये 5x, 5q एंड 5z ये तीन पद हमारे सामने हैं। इनमें हम देखते हैं कि सार्व कौन नज़र आ रहा है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि 5 और 5 और 5 सभी जगह हैं, यानी 5 इन तीनों पदों को डिवाइड कर सकता है। या यूँ कह लीजिए कि जो मैसे पे होता है, जो मैसे होता है महत्तम समापवर्तक, वो इन तीनों में मौजूद है, तो वो है 5। तो हम इस 5 को कॉमन ले लेंगे। और लेटर्स में आप देखिए कोई ऐसा अक्षर नहीं जो तीनों में मौजूद है, तो केवल 5 हमारा कॉमन बन जाएगा। 5x में 5x आप यूँ भी कर सकते हैं, 5x में 5 का भाग दें, 5 से 5 कट गया, बाकी बच गया x, तो x को यहाँ लिख देंगे, निशान जो करते हो। 5q में भाग दें तो 5 से 5 कटेगा, ये q बच जाएगा,
एंड प्लस 5z में 5 का भाग दें, 5 से 5 कट जाएगा, तो इस प्रकार ये z बचेगा। तो ये इसका आंसर हुआ। अब हम आते हैं इस प्रकार के सवालों में। यहाँ हम देखते हैं कुल कितने पद हैं, तो हम यहाँ गिनते हैं, एक पद यहाँ तक ये हुआ, ये दूसरा पद यहाँ तक हुआ और तीसरा पद यहाँ तक हुआ। यानी कि हम माइनस और प्लस से ही इन पदों को अलग अलग करेंगे, न कि गुणा या भाग के निशानों से। गुणा और भाग के निशानों को देखते हुए हम एक ही पद मानेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि तीनों पदों में, इन अंकों में ऐसा अंक कौन सा जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, यानी इनमें मैसेपे प्रकृति का अंक हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सार्व लेने पर, या सार्व लिखकर आप छोड़ देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं 7, 14 और 21 इनको डिवाइड कर सकता है, वो है 7। 7 को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं x प्रकृति का, यहाँ पर भी बीज अंक है, यहाँ पर भी बीज अंक है। इनमें भी हम देखेंगे कि मिनिमम जो छोटे से छोटी जो घात है वो किसके पास है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यानी तीनों के पास बराबर है, तो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन के रूप में अलग ले लेंगे। अब हम नज़र डालते हैं y पर। यहाँ y एक घात है, या y की 2 घातें हैं, या y की 2 घातें हैं, तो y की एक घात हम जो है वो हम अलग छांट लेंगे। जिसके अंदर छोटी घातें हों उस अक्षर को हम बाहर ले लेंगे, अंक को बाहर ले लेंगे। अब हम देखते हैं z यहाँ पर है, z इस पद में नहीं है और इस पद में नहीं, तो यानी कि z कॉमन नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। अब इंटू शुरू कर देंगे। अब 7x स्क्वायर y का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा और y से y कटेगा, यानी कि हम देखते हैं यहाँ कुछ नहीं बचा। तो 7x स्क्वायर y का भाग सेम संख्या का सेम संख्या में भाग जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा माइनस। अब इस टर्म का भाग हम इस टर्म में देंगे, या इस पद का भाग इस पद में लगा देंगे। तो 7 को 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, इसकी जगह तो आ जाएगा 2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ y 1 है और ये y स्क्वायर है, तो एक y कट जाएगा, तो एक y और बचेगा। यहाँ y की घात 1 बच जाएगी। प्लस यहाँ हम देखते हैं 7 तिया 21, ये 3 टाइम्स कट गया, 7 तिया 21, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बराबर गया, y 1 है y 2 है, तो यहाँ एक y बच गया और z पूरा का पूरा z स्क्वायर बच जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सवाल को हम इस प्रकार कर सकते हैं। कई बार इस प्रकार के सवाल आ जाता है। इस सवाल पे ध्यान देंगे कि 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 13b इंटू एक्स प्लस वाई। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 3 पद, यहाँ से यहाँ तक एक पद हुआ, दूसरा पद यहाँ हुआ, तीसरा पद यहाँ हुआ। अब इन तीनों पदों में हम डिजिट में देखते हैं, 4, 9 और 13 में कोई कॉमन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। a और b है, इधर नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। तो अब हमें नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें कॉमन क्या ले। फिर अब एक नज़र दौड़ाए कि एक ब्रैकेट x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई तीनों तरफ है, तो हम इसी को ही कॉमन ले लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कॉमन, यानी कि आप कॉमन भी लिख सकते हैं। और अब हम देखते हैं दोनों ही तरफ जो है x प्लस वाई ये कॉमन है, सब में है। अब इसके बाद हम जो निकालेंगे, इसको हटाते बाकी जो अंक बचेंगे वो अंदर ले लेंगे। तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4। यहाँ x प्लस वाई से x प्लस वाई कटेगा तो बचेगा 9a, और ये प्लस का निशान यहाँ लगाएंगे, और ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 13b। अब इन तीनों में कोई गुंजाइश हमें कॉमन इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो ये जो का त्यो आंसर हो जाएगा। यानी इसको आप चाहो तो एक बार यूँ लिख सकते हैं, x प्लस इंटू में इसको छोटे ब्रैकेट में डाल देंगे, 4 प्लस 9a प्लस 13b। इस प्रकार हम इनके आंसर निकालें। तो प्राय इस प्रकार के ही सवाल सार्व आधारित, जो पहला फॉर्मूला जो हमने बताया था गुणनखंड का, जो पहला जो तरीका था कॉमन बेस्ड, यानी कॉमन छांट कर सवालों को कैसे करते हैं और उसमें किस किस प्रकार के सवाल आते हैं वो आपने देखे। अब हम देखेंगे पहले फॉर्मूले पर आधारित सवाल किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। आइए अब हम समझते हैं पहला सूत्र। सार्व छांटने के बाद अगला जो तरीका बताया जाता है वो पहले सूत्र पर आधारित सवालों का होता है। पहला सूत्र हम आपको एक बार रिमाइंड करा दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको डिस्कस करेंगे, पहले पद का होल वर्क करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और बाद वाले पद का दूसरे पद का भी होल स्क्वायर करते हैं, बीच में प्लस 2a इंटू बी। इस प्रकार a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कई बार
पहला सूत्र पूछा जाता तो कुछ बच्चे a प्लस बी होल स्क्वायर बताते थे, कई बच्चे यूँ a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर बताते, तो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। ये इसका मुख्य भाग है, ये इसका रिवर्सल भाग है, यानी कि एक सिक्के का ये वाला हिस्सा और दूसरे वाला हिस्सा, ये एक ही सूत्र होंगे। तो इस प्रकार इन सूत्रों पर आधारित जो सवाल कुछ देखते हैं। पहला सवाल आप देखेंगे, बिल्कुल इसकी शक्ल देखिए आप, पहले ही सूत्र पर आपको नज़र आ रही है। तो इसमें आपको करना क्या है कि पहले पद का होल स्क्वायर प्लस यहाँ दो आप खाली ब्रैकेट छोड़ दीजिए एंड प्लस ये दूसरे पद का होल स्क्वायर, यानी यूँ समझ लीजिए कि एक पिता के दो बेटे थे, राम और श्याम। ये राम का होल, ये श्याम का होल। एक राम को छोटा कमरा, एक श्याम को छोटा कमरा और एक चौकीदार बीच में, दोनों के लिए कॉमन। तो आप देखिए यहाँ 2x को यहाँ बिठाएंगे, ऐसे ही इस y को हम यहाँ बिठाएंगे। जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ भी बैठेगा। यानी कि राम के ये दो, एक बड़ा होल एक छोटा कमरा, श्याम का एक बड़ा होल एक छोटा कमरा और साथ में एक चौकीदार बाहर खड़ा हुआ मिलेगा। इस प्रकार इसको आप याद कर सकते हैं। अब इन्हें जब सरल करेंगे तो आप देखेंगे 2x का स्क्वायर का मतलब है 2x को 2x से मल्टीप्लाई करने, तो 2 दूनी 4, x को x से करें 2 दूनी 4x स्क्वायर, ये इसका मान आएगा। आगे हम देखते हैं इन तीनों को, ये एक ही पद है तो 2 को 2x से गुणा 2 दूनी 4x, 4x को y से करेंगे तो ये आएगा 4xy प्लस y को y से करेंगे तो y स्क्वायर। इस प्रकार इसका ये जो आंसर आता है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ देखेंगे ये मान आ गया, यानी कि बीच में जो होता है दोनों पदों का गुणा कर लीजिए, 2x को y से गुणा 2xy, इसका डबल कर दीजिए 4xy, बीच में हमेशा मिलेगा। ये इसी चीज़ को ही शो करता है। ये सवाल हुआ यहाँ पर। अब हम देखते हैं ऐसा एक सवाल और लेते हैं। यहाँ देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी इस शक्ल पर आधारित है, बिल्कुल आप देखें। अब इसको हम सरल करेंगे तो पहले पद का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी कि दुगना, पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर। इस प्रकार आप कोष्टक बना कर भी याद कर सकते हैं। याद होने के बाद फिर आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो पहला पद आप यहाँ बिठाएंगे 5x और यहाँ भी बैठेगा 5x, ठीक है। 9y यहाँ बैठेगा और 9y जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा। इस प्रकार आप समझें। आप इसको सरल करेंगे तो 5x को 5x से गुणा करेंगे तो 25x स्क्वायर। यहाँ 5 दूनी 10x नहीं करना, ये ध्यान है, कई बच्चे 5 दूनी 10 जल्दबाजी में कर जाते हैं। तो 5 को 5 से गुणा करें तो 25, यानी इसका स्क्वायर करना, हमें वर्ग करना है। अब इनको तीनों पदों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजू 45, 45 दूनी 90। यूँ भी कर सकते हैं 5 दूनी 10, 10 नाम 90, x y और हैं इसमें x और y, 90xy प्लस 9 नाम 81 और y को y से करेंगे तो y स्क्वायर। इस प्रकार इसका आंसर ये आ जाता है। तीसरा एक सवाल और समझ लेते हैं। 7m प्लस 9n होल स्क्वायर, इसकी शक्ल देखिए बिल्कुल इनकी तरह ही है, यानी कि इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले पद का होल स्क्वायर प्लस 2 पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर, यानी कि 9n का। जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होगा। इस प्रकार इनको सरल करते हुए चले जाएंगे, इनका वर्ग करते चले जाएंगे। वर्ग करने पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे तो सीधा कर सकते हैं। तो 7 7 49x स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14, 7 63, 63 दूनी, इस प्रकार 126, 7 दूनी 14, 14 9 126 x, सॉरी ये m, यहाँ m करेंगे m और यहाँ होगा n। तो आप ये देखेंगे 49m स्क्वायर प्लस 126 m n प्लस 9 में 81 n स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो पहले सूत्र पर आधारित सवाल इस तरह होंगे। कई बार क्या होता है कि प्रश्न इस शक्ल में दे दिया जाता है तो इसका आंसर हमें फिर इस शक्ल में देना होगा, यानी कि जो इसका जो आंसर आया इस फॉर्मूले से करते हुए यही सवाल बन जाए तो इसका आंसर फिर इस प्रकार का होगा। यानी रिवर्सल, उल्टा सीधा, लोम प्रतिलोम, जैसे समझे आप, प्रतिलोमात्मक तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, वो एक सवाल हम इन्हीं में से एक सवाल लेकर आपको समझाते हैं।
देखिए पहले सूत्र का जो रिवर्सल है उसको एक बार समझ लेते हैं। अब सवाल आपको इस प्रकार से दिया जाएगा और इसका आंसर हमें इस प्रकार निकालना होगा, यानी पहले सूत्र की शक्लें ही नजर आएंगी। तो इसमें आपको देखना है कि यहाँ आपको वर्गमूल लेना है, यानी कि वर्गमूल लेने पर तो आप देखेंगे ए स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल होगा ए, और बी स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो होगा बी। बीच वाली स्टेज आप देखिए, चाहे यूँ जाएँ चाहे यूँ है, बीच वाली स्टेज बिल्कुल ज्यों की त्यों है। यानी कि अब आप देखें जो अंक यहाँ होगा वो यहाँ होगा, जो यहाँ पे बैठेगा वो यहाँ पे बैठेगा। अब हमें सिर्फ ध्यान ये देना है कि इसमें पहला पद लेना है, ये वाला चिन्ह लेना है, और आखिरी ये जो दूसरा पद है वो हमें लेना होगा। यानी यहाँ हमने ए ले लिया, ये वाला चिन्ह ले लिया, और लास्ट जो दूसरा पद जिसे कहेंगे अंतिम पद कह लीजिए वो लेकर होल स्क्वायर में इसको बंद करना है। यानी कि इसको आप याद रखते हैं डब्ल्यू सिस्टम। डब्ल्यू जैसे अंग्रेजी का अक्षर डब्ल्यू देखते हैं तो ये एक प्रकार से डब्ल्यू की शक्ल में ये आ जाता है ऐसे। तो इसको लेना है, इस निशान को लेना, अंतिम पद को लेकर होल स्क्वायर में बंद करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर आधारित अब सवाल को देखते हैं। आप देख रहे हैं ये इसमें 3 पद हैं और ये शक्ल बिल्कुल नज़र ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी नज़र आ रहा है। हमें करना क्या है, वर्गमूल लेना है, यानी पहले पद का आप देखेंगे होल स्क्वायर, दो खाली ब्रैकेट छोड़ देते हैं, और ये दूसरे पद का होल स्क्वायर। बीच वाली स्टेज चाहे यूँ जाएँ चाहे यूँ आए। अब आप देखिए 49 पी स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे 49 का वर्गमूल होगा 7 और पी स्क्वायर का वर्गमूल होगा पी। इधर आप देखिए 81 का वर्गमूल होगा 9 क्यू स्क्वायर का क्यू हो जाएगा, 9 क्यू हो जाएगा। जो संख्या यहाँ होगी वो यहाँ बैठती है, ऐसा हमने अभी जाना है। और यहाँ 7p है तो 7p को यहाँ लिख देंगे। अब आप देखिए ये डब्ल्यू सिस्टम से आप इसको लेते आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि आप लिखेंगे 7p, ये वाला निशान लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और फिर आप लिखेंगे 9q होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अब हमने देखो इस 126p को हमने देखा भी नहीं, लेकिन आप देखेंगे इसका जो गुणित जो पद बना वो अपने आप ही इस प्रकार बना, यानी कि पहले पद का जो वर्गमूल है और दूसरे पद का वर्गमूल उनका गुणा करके बीच में दुगना हुआ। तो इन सब तीनों का मान आप देखेंगे 126 प्राप्त अपने आप ही हो रहा है, स्वतः ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार से होगा। तो आप इन सवालों को, रिवर्सल सवालों को आप इस प्रकार करेंगे। चाहे सवाल ऐसे दिया जाता है तो आप ऐसे करेंगे, और सवाल इस शक्ल में है तो इसका आंसर निकालते हुए ये आंसर होगा। ये इस प्रकार की पैटर्न पर चलेगा। अब हम समझेंगे गुणनखंड का जो दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र अगर समझ में आएगा तो दूसरा सूत्र बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। समझो वो समझ में आ गया, उस पर आधे कुछ सवाल आपको अभी हम बताएंगे। आइए अब हम समझते हैं गुणनखंड का जो दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। आप देखेंगे पहले सूत्र और दूसरे सूत्र की शक्लें काफ़ी मिल रही हैं, सिर्फ एक चिन्ह का अंतर है, वहाँ प्लस था या माइनस है। और बीच की जो स्टेज है वो भी सेम है, यानी कि पहले पद के लिए होल वर्ग और दूसरे वाले पद के लिए होल वर्ग, एक सामान्य कोष्ठक। तो यहाँ हम देखते हैं a भरेंगे और यहाँ पे हम भरेंगे b। जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। इस तरह ये इसका रूप आया। अब हम इस पर आधारित एक सवाल को देखते हैं। 5a माइनस 7b होल स्क्वायर, बिल्कुल इसकी शक्ल और इसकी शक्ल आप देखिए एक जैसी है। अब इसको करने का तरीका जो हमने पहला सूत्र किया था, पहले वाले सूत्र पर आधारित सवाल किया था, सेम वैसा ही होगा, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। यानी कि पहले पद का स्क्वायर होगा माइनस दुगना पहला पद, दूसरा पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पहला पद है 5a और दूसरा पद है यहाँ पर 7b। यहाँ जो होगा वो यहाँ भी बैठेगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ पे भी होगा। अब हम देखते हैं, इनको सरल करते चले जाएंगे। तो 5a को 5a से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25a स्क्वायर माइनस 2 पंजू 10 7 17, यहाँ 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 a b प्लस 7 7 49 b स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल एक जैसी है। ऐसे एक सवाल और देखते हैं। आप ये देखिए, इस प्रकार ये सवाल है। यदि कि a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें स्क्वायर वगैरह हो सकते हैं, ये हमारा एक पद है,
यानी ए की जगह या ए माइनस बी की शक्ल में देखिए आप। इसको जब हम करने लगेंगे तो इसमें पहले पद का होल स्क्वायर माइनस 2 पहला पद, दूसरा पद और दूसरे पद का होल स्क्वायर। एक चीज़ और इसमें बताना चाहेंगे कि जहाँ अगर माइनस वाला ये सवाल है, यानी सेकंड फॉर्मूला पर बेस्ड सवाल है, तो आप देखें इस माइनस का सिर्फ यहाँ माइनस आएगा। इस माइनस को देखते हो आप, यहाँ माइनस नहीं करें, यहाँ हमेशा ही प्लस आएगा। याद रहे, यहाँ हमेशा ही प्लस आएगा। अब हम इस सवाल को आगे देखते हैं। ये पहला पद है हमारा 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये है 9x स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब 7xy जो यहाँ होगा वो यहाँ भी बैठेगा, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया 9x स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हमें इसको सरल करते हुए आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ देखेंगे 7 7 49, यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की घात 4 हो जाएगी। गुणा करते हुए समान आधार की घात जुड़ जाती हैं तो 2 2 होकर 4 हो जाएंगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे एक्स की घात 4 हो जाएगी और वाई की घात 4। पहला पद हमारा स्थापित हुआ। अब हम इसको देखते हैं। 9 7 63, 63 दूनी 126, या 7 दूनी 14, 14 9 126। ये हो गया 126 एक्स। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर, तो एक्स की घात 4 हो जाएंगी, और y2 अकेला है तो y2 हो जाएगा, एंड जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर भी अकेला है तो ये अलग से लिख दिया जाएगा। प्लस 9 में 81, एक्स की घात 4 हो जाएंगी और जेड की पावर 4 हो जाएगी। इस प्रकार ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप देखिए पहले और दूसरे फॉर्मूले में सवाल करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही है। पहला याद हो जाएगा तो दूसरा सूत्र भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब दूसरे सूत्र पर आधारित रिवर्सल क्वेश्चन कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे।